हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है 2022 का, तो 30 अगस्त की जो आपकी शिफ्ट रहेंगी उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होगा। जिस टाइप के क्वेश्चन, जिस पैटर्न पे आपकी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब आपका फेज सेकंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। फेज सेकंड में जिस टाइप के क्वेश्चन हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियोस आपको लगातार प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आप आगे भी चाहते हैं कि जो आपके ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं उसकी हर एक शिफ्ट की आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें। साथ ही साथ एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं चैनल पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ फाउंडेड। तो ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ कौन से साल में फाउंड किया गया था? जो आपकी 13 अगस्त 2021 की शिफ्ट रही थी उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1932। 1932 में आपका ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ को फाउंड किया गया था। अगर ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की बात करी जाए तो आपसे ईयर तो पहले पूछा जा चुका है, लेकिन अगर आपसे डेट पूछ ली जाए तो आपकी डेट क्या हो जाएगी? 30 अक्टूबर 1932 आपकी डेट हो जाएगी जब फाउंड किया गया था ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ को। इसको फाउंड किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में फाउंड किया गया था ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ को। इसका हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है? तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में लोकेटेड। अगर कुछ और आपकी फॉर्मेशन से रिलेटेड बात कर ली जाए तो ऑल इंडिया किसान सभा को कब फाउंड किया गया था? तो 11 अप्रैल 1936 को फाउंड किया गया था ऑल इंडिया किसान सभा को। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसको किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो सहज आनंद सरस्वती के द्वारा फाउंड किया गया था ऑल इंडिया किसान सभा को। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम में, इसका ईयर काफी पूछा जाता है। तो इसको 30 दिसंबर 1906 में फाउंड किया गया था। कहां पे किया गया था? तो बांग्लादेश की कैपिटल रहती है ढाका, वहां पे फाउंड किया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और बांग्लादेश की करेंसी है टाका। अगर आर्य समाज की बात करी जाए तो 10 अप्रैल 1875 को फाउंड किया गया था आर्य समाज को। आर्य समाज के फाउंडर आपसे पूछे जाते हैं, दयानंद सरस्वती के द्वारा फाउंड किया गया था आर्य समाज को। फिर आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको कि हम INC के नाम से भी जानते हैं, इसको 28 दिसंबर 1885 में फाउंड किया गया था A.O. ह्यूम के द्वारा। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में रिपीट होता है। पहले इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो 1885 में उमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा सेशन प्रेसाइड किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? 1924 का जो बेलगांव सेशन था उसमें प्रेसिडेंट रहे थे महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, दी रमन मगसेसे अवार्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। रमन मगसेसे अवार्ड को कौन से साल में एस्टेब्लिश किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1957। 1957 में आपका एस्टेब्लिश किया गया था रमन मगसेसे अवार्ड को। यह भी आपका 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पे अवार्ड से रिलेटेड जो मेजर अवार्ड्स हैं, हम उनके जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर हैं उनको देख लेंगे, जिससे कि आपकी आने वाली शिफ्ट में कोई भी अवार्ड से रिलेटेड एस्टेब्लिशमेंट पूछी जाए तो आपको पता हो। तो अवार्ड्स जो एस्टेब्लिश किए गए थे उनको एक बार देख लेते हैं। भारत रत्न हो गया या पद्म अवार्ड्स तो हो गए, भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, ये सब कब एस्टेब्लिश किए गए थे? तो 1954 में इनको एस्टेब्लिश किया गया था। परमवीर चक्र, वीरता में जो सबसे बड़ा ऑनर है इंडिया का, उसको कब एस्टेब्लिश किया गया? 1950 में। शौर्य चक्र आपका 1952 में एस्टेब्लिश किया गया। व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान दोनों पूछे जाते हैं, 1991 में दोनों को ही एस्टेब्लिश किया गया था। ज्ञानपीठ अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1961 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। दादा साहिब फाल्के अवार्ड, जो कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड सबसे बड़ा ऑनर होता है, वो आपका 1969 में आपका इस्टेब्लिश हुआ था। द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड होता है आपका जो स्पोर्ट कोचेज होते हैं उनसे रिलेटेड, तो कोचेज की फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड हो जाएगा, 1985 में आपका इस्टेब्लिश हुआ था। ध्यानचंद अवार्ड, ये आपका हॉकी से रिलेटेड होता है, 2002 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो कि स्पोर्ट्स फील्ड में सबसे बड़ा ऑनर होता है, जिसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इसको 1991 में ही एस्टेब्लिश किया गया था। तो व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड तीनों को ही 1991 में एस्टेब्लिश किया गया।
इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज आपका कब स्टैब्लिश किया गया? 1995 में। गांधी पीस प्राइज मिल जाता है आपको, 1995 में स्टैब्लिश किया गया था। साहित्य अकेडमी अवार्ड कब स्टैब्लिश किया गया? 1954 में। 1954 में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी और पद्म अवार्ड्स भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का जो आपका एग्जाम चल रहा है 2022 का, इसके लिए एक सेपरेट ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करा गया है, जो कि सिर्फ आपको 99 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि जिस टाइप के, जिस पैटर्न पे आपके ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी टाइप के 3000 प्लस क्वेश्चंस आपको, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इस ई बुक में प्रोवाइड कराए गए हैं, जिसमें आपको 1000 स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, 1000 आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिलेंगे और 1000 आपको साइंस के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जिन पोर्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बन रहे हैं ग्रुप डी के एग्जाम में, वो पूरी तरीके से आपको कवर कराया गया है इस ई बुक में। अगर आप इंटरेस्टेड हो, ये ई बुक आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में प्रोवाइड कराई जा रही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चन इस ई बुक में मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं पेमेंट करने के बाद। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट्स इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? तो इनमें से कौन सी साइट है जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है? तो बुद्धिस्ट जो होते हैं, जो बुद्धा थे, गौतम बुद्ध जो होते हैं, जिनका असली नाम था सिद्धार्थ, उनसे रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है। 4 इंपॉर्टेंट साइट्स रहती हैं जो कि आपको एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। तो अगर उनकी आपसे बात करी जाए कि उत्तर प्रदेश में कौन सी लोकेटेड है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ जो जगह है ये आपकी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। अब अगर बुद्धिस्ट साइट्स की बात करी जाए तो 4 मेन साइट्स की हम बात करेंगे। पहली रहती है आपकी लुम्बिनी। लुम्बिनी कपिलवस्तु जो कि आपकी नेपाल में, यहाँ पे जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। फिर दूसरी आती है बोधगया। बोधगया जहाँ पे महाबोधि टेम्पल बनाया गया है, बिहार में लोकेटेड है। यहाँ पे एनलाइटमेंट की प्राप्ति करी थी, नॉलेज की प्राप्ति करी थी गौतम बुद्ध ने। फिर तीसरी आती है जो हमारा क्वेश्चन रहेगा सारनाथ। ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश स्टेट में। यहाँ पे जो गौतम बुद्ध थे उनके द्वारा उनका पहला सरमन दिया गया था। फिर आता है कुशीनगर। कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में है और सारनाथ भी उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे डेथ हुई थी, गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी, उन्होंने परिनिर्वाण जो है उसको प्राप्त किया था। तो ये आपकी 4 रहती हैं जो कि बुद्धा लाइफ से रिलेटेड आपकी रहेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। वेयर इज द फेमस पिलग्रिम स्पॉट ऑफ सिख्स श्री हरमिंदर साहिब लोकेटेड? तो श्री हरमिंदर साहिब जो कि सिख लोग होते हैं उनका एक फेमस पिलग्रिम स्पॉट रहेगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, काफी ज्यादा मान्यता है इसकी। अब अगर इसका हम दूसरा नाम आपको बता दें तो आप करेक्ट आंसर बिल्कुल आंख बंद करके कर सकते हैं। इसका दूसरा नाम है गोल्डन टेम्पल। तो गोल्डन टेम्पल आप सुनते ही आपको आंसर आ जाएगा अमृतसर। अमृतसर जो कि आपका पंजाब में, वहां पे लोकेटेड है आपका श्री हरमिंदर साहिब टेम्पल। ये आपका पिछले साल का क्वेश्चन है, 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। अब अगर इससे रिलेटेड हम कुछ बात करें, जैसे टेम्पल्स की बात यहाँ पे हो गई, हरमिंदर साहिब एक टेम्पल रहेगा, तो इससे रिलेटेड अगर कुछ बात करी जाए तो उनको देखते हैं हम एक बार। जैसे कि इंपॉर्टेंट इंडिया के कुछ टेम्पल्स हैं, जैसे बद्रीनाथ टेम्पल हो गया, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो चमोली जगह है आपकी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में आपकी चमोली डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे बद्रीनाथ टेम्पल लोकेटेड है आपका। बृहदेश्वरा टेम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, तंजावुर तमिलनाडु में ये लोकेटेड है। सोमनाथ टेम्पल आपका सोमनाथ गुजरात में लोकेटेड है। इनकी स्टेट्स काफी ज्यादा पूछी जाती है आपके एग्जाम में। सांची स्तूपा कहाँ पे है? तो सांची जगह है आपकी मध्य प्रदेश में, वहां पे लोकेटेड है आपका सांची स्तूपा। रामानंद स्वामी टेम्पल ये कहाँ पे है? तो ये रहेगा आपका रामेश्वरम तमिलनाडु स्टेट में। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? पुरी उड़ीसा। उड़ीसा से आपको ध्यान रखना है कि उड़ीसा को क्या बोला जाता है? तो टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, टेम्पल स्टेट ऑफ इंडिया बोला जाता है उड़ीसा को। उड़ीसा में सबसे ज्यादा आपके टेम्पल हैं। मीनाक्षी टेम्पल की अगर बात करी जाए तो मदुरई तमिलनाडु में ये लोकेटेड है। लिंगराज टेम्पल है आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में। खजुराहो टेम्पल काफी फेमस रहते हैं, खजुराहो टेम्पल्स आपके खजुराहो में है मध्य प्रदेश में। विरूपक्षा टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? तो ये हम्पी जगह रहेगी आपकी कर्नाटका में, यहाँ पे लोकेटेड है विरूपक्षा टेम्पल। तो हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में कवर किया जा रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हाउ मेनी आर्टरीज आर देयर इन एन अम्बिलिकल कॉर्ड? अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है, जो आपको ध्यान होगा कि जो बच्चे होते हैं, जो माँ प्रेग्नेंट होती हैं, उनके पेट में जो बच्चा होता है,
तो बच्चा और माँ जो होते हैं वो कनेक्टेड किस चीज से होते हैं, तो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जिससे माँ और बच्चे कनेक्टेड होते हैं। जो बच्चा होता है उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही न्यूट्रिशन मिलता है बच्चे को। और जो बच्चा होता है उसका जो वेस्ट होता है वो भी बाहर कहाँ से जाता है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही बाहर जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है इसमें आर्टरीज कितनी प्रेजेंट होती हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं आपके अम्बिलिकल कॉर्ड में। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि अम्बिलिकल कॉर्ड में टोटल कितना प्रेजेंट होता है, तो टोटल तीन होती हैं, दो आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं और एक वेन होती है। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो वेन हो जाएगी आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड में और 2 हो जाएंगी आपकी आर्टरी। और इससे ही बच्चा जो होता है वो माँ से कनेक्टेड होता है, न्यूट्रिशन इसके थ्रू ही पास होता है और जो बच्चे का वेस्ट होता है वो भी इसके थ्रू ही पास होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, which among the following नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन लद्दाख। तो लद्दाख जो कि यूनियन टेरिटरी है आपकी इंडिया की, वहां पे कौन सा नेशनल पार्क लोकेटेड है। एक ही नेशनल पार्क है लद्दाख आपके यूनियन टेरिटरी में, वो कौन सा नेशनल पार्क है, तो आपका आंसर हो जाएगा हेमिस नेशनल पार्क, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क आपका लद्दाख में लोकेटेड है। अब लद्दाख से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन काफी पूछ ले आते हैं, तो लद्दाख की हम बात कर लेते हैं एक बार। लद्दाख आपकी यूनियन टेरिटरी को देख लेते हैं। तो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा कब मिला था, तो 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बनी थी आपकी लद्दाख। लद्दाख की कैपिटल क्या है, तो लेह कैपिटल है लद्दाख की और कारगिल कैपिटल है। 2 कैपिटल्स हैं लद्दाख की। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है लद्दाख में, तो टोटल 2 डिस्ट्रिक्ट हैं लद्दाख में करंट टाइम में। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, राधा कृष्ण माथुर, जिनको कि हम RK माथुर के नाम से भी जानते हैं। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं आपके लद्दाख के। लद्दाख में हाई कोर्ट कहां पर लगता है, लद्दाख का हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, यहां पे हाई कोर्ट लगता है लद्दाख का। लद्दाख से जो बाउंड्री टच होती है स्टेट और यूनियन टेरिटरी की, वो कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी से टच होती है, तो हिमाचल प्रदेश स्टेट से और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से। इन दोनों से जो बॉर्डर है वो शेयर होता है हमारा लद्दाख से। स्टेट एनिमल कौन सा है लद्दाख का, तो स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड जो है ये स्टेट एनिमल रहेगा आपका लद्दाख का। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। करीबन 7,500 के करीब पूरी दुनिया में स्नो लेपर्ड रहेंगे, जिसमें 500 करीब जो है वो इंडिया में प्रेजेंट है। और इंडिया में भी जो 500 प्रेजेंट है उसमें से करीब 250-300 आपके हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में है वहीं पे लोकेटेड है, वहीं पे आपको मिलेंगे। स्टेट बर्ड की अगर बात करी जाए तो स्टेट बर्ड होता है आपका ब्लैक नेक्ड क्रेन। ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है ये स्टेट बर्ड है लद्दाख की। जो स्नो लेपर्ड की हमने बात करी है इसके लिए ही हेमिस नेशनल पार्क को जाना जाता है। ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स की अगर बात करी जाए तो हेमिस सेचू एक आपका फेस्टिवल रहेगा लद्दाख से। लोसर फेस्टिवल, लोसर जो है ये आपका सिक्किम का भी फेस्टिवल रहता है और लद्दाख का भी रहेगा। साका दवा भी आपका, एक होता है सागा दवा और एक होता है साका दवा। तो साका दवा आपका लद्दाख से रिलेटेड है। तो सागा दवा, अगर सागा दवा आपसे पूछा जाए तो वो भी होता है आपका सिक्किम से रिलेटेड। सागा दवा होता है सिक्किम से और साका दवा होता है लद्दाख से रिलेटेड। और भी काफी सारे आपके फेस्टिवल्स हो जाते हैं। फेस्टिवल्स की एक सेपरेट वीडियो है जो कि आपको चैनल पे मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले यहाँ पे हमारी बात हुई है नेशनल पार्क से रिलेटेड। तो अगर नेशनल पार्क्स की बात करी जाए तो और कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं, तो एक बार बाकी नेशनल पार्क्स जो हैं उनको हम देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो नेशनल पार्क्स की अगर बात करी जाए तो गिर नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपका गुजरात स्टेट में लोकेटेड है। मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है आपका, तो ये आपका असम स्टेट में। नामदफा नेशनल पार्क लोकेटेड है आपका अरुणाचल प्रदेश स्टेट में। बालपक्रम नेशनल पार्क है एक आपका, ये है मेघालय स्टेट में। बंधवगढ़ नेशनल पार्क है आपका मध्य प्रदेश स्टेट में। डचिगम नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, डचिगम नेशनल पार्क एग्जाम में काफी पूछा जाता है, जम्मू कश्मीर में आपका लोकेटेड है। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ये अभी आपका हाल ही में ऐड किया गया नेशनल पार्क है। अभी हाल ही में 2 नेशनल पार्क्स ऐड किए गए हैं। पहले आपके 104 नेशनल पार्क्स थे, अब आपके 106 नेशनल पार्क्स हैं। तो आसाम में ही 2 नेशनल पार्क्स ऐड किए गए हैं, जिसमें एक रहेगा डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, आसाम स्टेट में लोकेटेड है। दुधवा नेशनल पार्क इकलौता नेशनल पार्क है आपका उत्तर प्रदेश स्टेट का। इराविकुलम नेशनल पार्क ये आपका लोकेटेड है केरला स्टेट में। गोरुमरा नेशनल पार्क ये आपका वेस्ट बंगाल स्टेट में लोकेटेड है। गूगामल नेशनल पार्क की अगर बात करी जाए तो ये महाराष्ट्र स्टेट में आपका आता है। तो ये नेशनल पार्क्स हो गए इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा टोटल 106 नेशनल पार्क्स हैं।
तो 104 हमने कवर किए हुए हैं अपनी एक सेपरेट वीडियो में। तो आपको हमारी सेपरेट वीडियो मिल जाएगी चैनल पे, आप उसमें जाके सारे जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उनको कवर कर सकते हैं। हमारा एक नया चैनल है HVS स्टडीज 2.0, उस पर आपको नेशनल पार्क की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वन द 10th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी इन गुलमार्ग इन जन 2021। तो जनवरी 2021 का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, क्योंकि आपका जो अगस्त में पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब जो आपका पेपर होगा उसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये पुराना करंट अफेयर हो चुका है। अब जो 11th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई है 2022 में, उससे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, तो हम उसको भी कवर करेंगे। तो 10th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप किसके द्वारा जीती गई, जो कि ऑर्गेनाइज हुई थी आपकी गुलमार्ग में। तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के द्वारा जीता गया था 10th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप को। 11वां जो हुआ है अभी जो हुआ है 2022 में, वो किसके द्वारा जीता गया। तो 11th की बात हम करते हैं। 11th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप आपकी हुई है 2022 में, किसके द्वारा इसको जीता गया। तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP के द्वारा ही जीता गया है, 10th भी और 11th भी। 11th का वेन्यू क्या रहा था, तो वेन्यू रहा है आपका काजा हिमाचल प्रदेश में। वेन्यू भी पूछा जा सकता है। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया, तो आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। रनर अप टीम कौन सी रही है, तो आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड रनर अप रहा है आपका नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप में। ITBP को डेवलप कब किया गया है, तो 1962 में डेवलप किया गया था ITBP को। 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था, जिस कारण की वजह से ITBP को डेवलप किया गया था चाइना को काउंटर करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है 1962 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात हुई है, तो स्पोर्ट्स की पहले बात कर लेते हैं हम। स्पोर्ट्स आपके 2022 में जो भी आपके स्पोर्ट्स हुए हैं उनको किसके द्वारा जीता गया, उनकी वेन्यू क्या रही। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 100% एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ आपका 2022 का, इसमें मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता, तो कार्लोस एल्कारा रहेंगे स्पेन से, इनके द्वारा मेंस सिंगल का टाइटल जीता गया है मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में। वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता, तो इगा स्विटेक के द्वारा जीता गया है, जो कि पोलैंड की एक प्लेयर रहेंगी। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है 2022 में, ये किसके द्वारा जीता गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। होस्ट किसके द्वारा किया गया था, न्यूजीलैंड के द्वारा। न्यूजीलैंड के द्वारा होस्ट किया गया था और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हरा के ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीता है। तो न्यूजीलैंड आपका रनर अप भी रहेगा। अगर सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स की बात करी जाए तो ये अभी आपका ऑर्गेनाइज किया गया है 2022 का, ये मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीता गया है, जो कि रेड बुल को रिप्रेजेंट करते हैं, नीदरलैंड के एक प्लेयर रहेंगे। अगर आपसे स्विस ओपन बैडमिंटन टाइटल की बात करी जाए 2022 किसके द्वारा जीता गया, तो बैडमिंटन की प्लेयर रहेंगी, इंडियन प्लेयर हैं PV सिंधु, इन्होंने स्विस ओपन बैडमिंटन टाइटल जीता है 2022 का। इंडियन सुपर लीग जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है, ये किसके द्वारा जीता गया, तो हैदराबाद फुटबॉल क्लब के द्वारा आपका जीता गया है इंडियन सुपर लीग को। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स भी हुआ है, 2 ग्रैंड प्रिक्स हो चुके हैं अभी तक, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स और सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स। सऊदी अरेबियन हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। बहरीन की अगर बात करी जाए तो चार्ल्स लेक्रेक इनके द्वारा जीता गया है, फरारी को रिप्रेजेंट करते हैं, मोनाको के प्लेयर हैं। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो चुना गया है फरवरी के, वो कौन चुने गए हैं, तो मेल में चुने गए हैं श्रेयस अय्यर और फीमेल में चुनी गई हैं अमीलिया केर। ये आपको दोनों के नाम याद रखने हैं, ये फरवरी मंथ के ICC प्लेयर रहेंगे। अगर जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 टाइटल की बात करी जाए तो इसमें सिल्वर मेडल लक्ष्य सेन जो कि इंडिया के बैडमिंटन प्लेयर हैं, इनके द्वारा जीता गया है। अगर ISSF वर्ल्ड कप की बात करी जाए 2022 का, इसमें सबसे ज्यादा टाइटल किसके द्वारा जीते गए, तो इंडिया के द्वारा सबसे ज्यादा टाइटल जीते गए हैं ISSF वर्ल्ड कप 2022 में। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स पावर टू द प्रेसिडेंट फॉर प्रोमोलगेटिंग ऑर्डिनेंस, तो प्रेसिडेंट के पास जो पावर होती है ऑर्डिनेंस पास करने की, प्रोमोलगेट करने की, वो कौन से आर्टिकल में बताई गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 123। तो आर्टिकल 123 के मुताबिक प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है, स्पेशल पावर होती है ऑर्डिनेंस की, ऑर्डिनेंस को प्रोमोलगेट करने की, ये आपका बताया गया है आर्टिकल 123 में। 123 आर्टिकल आपका इससे रिलेटेड हो जाएगा।
अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करी जाए तो उनके आर्टिकल जो होते हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स हैं वो कौन कौन से रहेंगे, तो उनको एक बार कवर करते हैं हम। तो आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स रहेंगे। आर्टिकल 52 किस चीज से रिलेटेड होता है, तो आर्टिकल 52 में बताया गया है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट होने चाहिए इंडिया के अंदर, ये आपका आर्टिकल 52 में बताया गया है। आर्टिकल 53 में जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की वो आपकी प्रेसिडेंट के पास होनी चाहिए, ये बताया गया है। आर्टिकल 54 में इलेक्शन का जो प्रोसेस है प्रेसिडेंट का, इलेक्शन जो होता है उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 56 में जो ऑफिस का टर्म है प्रेसिडेंट का उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 60 में जो ओथ या फिर एफर्मेशन होती है प्रेसिडेंट की, जो ओथ दिलाई जाती है प्रेसिडेंट को, उसके बारे में बताया गया है, चीफ जस्टिस के द्वारा ओथ दिलाई जाती है। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है प्रेसिडेंट का उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 72 में बताया गया है जो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है पार्डन की, उसके बारे में बताया गया है। और कोई भी जो केस होता है उसके लिए जो स्पेशल पावर है सस्पेंड करने की, रेमिट करने की और कम्यूट करने की किसी भी सेंटेंस को, ये पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, ये भी आपका आर्टिकल 72 में ही बताया गया है। आलू यतु इज ए फोक डांस फॉर्म फ्रॉम द स्टेट ऑफ, तो आलू यतु जो है एक फोक डांस रहेगा, फोक डांस फॉर्म है, कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नागालैंड। तो नागालैंड जो स्टेट है आपकी, वहां का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ही होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो नागालैंड की ही आपकी एक फोक डांस फॉर्म है आलू यतु, ये आपको ध्यान रखना है। The concept of reservation of seats from scheduled caste and scheduled tribes in the House of People is highlighted in Article Dash of the Constitution। तो House of the People जो है उसमें scheduled caste और scheduled tribe SC/ST के लिए जो रिजर्वेशन होती है सीट्स की, वो जो बताया गया है वो कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 330। आर्टिकल 330 में बताया गया है SC/ST की जो रिजर्वेशन सीट्स होती हैं हाउस ऑफ द पीपल में, उसके बारे में। Which of the following is a tributary of the river Brahmaputra that flow through भूटान, तो भूटान में, तो भूटान जो आपकी कंट्री रहेगी, हमारी नेबरिंग कंट्री है, वहां पे ब्रह्मपुत्र रिवर की एक ट्रिब्यूटरी फ्लो करती है, उसका क्या नाम है, तो यहाँ पे इंडिया की बात नहीं हुई, यहाँ पे आपसे भूटान में फ्लो करने वाली ब्रह्मपुत्र की जो भूटान में फ्लो करती है एक ट्रिब्यूटरी, उसका क्वेश्चन पूछा गया है। और ये आपका 2021 की शिफ्ट का क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा गया था। तो हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी जो रिवर्स होती हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो कौन सी रिवर रहेगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा वांगचू रिवर। वांगचू रिवर रहेगी आपकी, जो कि आपकी फ्लो करती है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर की एक ट्रिब्यूटरी रहेगी और ये फ्लो करती है आपकी भूटान कंट्री में। ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया में भी आसाम में कुछ पार्ट इसका आता है, लेकिन ये कुछ बहुत छोटा सा पार्ट आता है और वो खत्म हो जाती है वहां पे, तो वो आपका माना नहीं जाता कि वो इंडिया में ये फ्लो करती है। तो ये ट्रिब्यूटरी आपकी जो कि भूटान में फ्लो करती है। अगर ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करी जाए तो ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज हम देख लेते हैं एक बार, तो लहासा, नियांग, पालुंग, जेंगबो, लोहित, धसीरी, कोलुंग, कमेंग, मानस, बेकी, रेडक, जलधका, तीस्ता और सुबनसिरी, ये आपकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की। लेफ्ट फ्लोइंग भी रहेंगी और राइट फ्लोइंग भी रहेंगी, तो ये सब आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की, आपको ध्यान रखनी है। आप इनको कहीं पे नोट कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर आपसे ओरिजिन की बात करी जाए तो हिमालयन से ओरिजिन होता है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर का। ओरिजिन आपका अगर ग्लेशियर पूछ लिया जाए तो चिमायुंग डुंग, चिमायुंग डुंग जो है ये ग्लेशियर रहेगा तिब्बत का, जहां से ओरिजिनेशन होती है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर की। अगर ये पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र रिवर आपकी एंड कहां पे होती है, तो बे ऑफ बंगाल में जाके आपकी खत्म हो जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर। अब तिब्बत से फ्लो करना स्टार्ट करती है। फ्लो कहां कहां पे करती है, तो तिब्बत से ये एंट्री लेती है इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से पास होते हुए ये आसाम में जाती है और फिर आसाम से ये जाती है बांग्लादेश कंट्री में। बांग्लादेश में फ्लो होने के बाद ये बे ऑफ बंगाल में जाके खत्म हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया की दो स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश और आसाम, जहां पे ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है। जो सबसे बड़ा आइलैंड है दुनिया का, मजूली आइलैंड, वो भी आपका कहां पे है, आसाम में। ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है और आसाम में ही वो आपका लोकेटेड हो जाएगा, मजूली आइलैंड। The ICTP रामानुजन प्राइज इज अवॉर्डेड एनुअली फॉर एक्सीलेंस इन, तो रामानुजन प्राइज किस चीज में दिया जाता है, रामानुजन नाम से आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि इंडिया के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन रहेंगे, तो मैथमेटिक्स की फील्ड में आपका दिया जाता है रामानुजन प्राइज। चंद्र नगोर
जिसको कि चंदन नगर के नाम से भी जाना जाता है, वॉज अ डैश कॉलोनी कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश नेवी ऑन 23 मार्च 1757। तो 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नेवी के द्वारा कब्जा लिया गया था चंदर नगौर, जिसको कि चंदर नगर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक कॉलोनी थी, किसकी? डच की थी, डेनिश की थी, फ्रेंच की थी या फिर पोर्तुगीज की थी? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंच कॉलोनी थी, जिसको कैप्चर किया था ब्रिटिश नेवी ने 23 मार्च 1757 को, जिसका नाम रहेगा चंदन नगर या फिर चंदर नगौर। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय। तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो अपना खाना जो होता है वो खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए। प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो प्लांट्स की यहाँ पे बात करी गई है। कार्बन और एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो कैसे फुलफिल करता है? प्लांट जो होता है वो अपनी कार्बन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करता है? तो आपको ध्यान होगा, सूरज जो होता है वो आपका मेन रोल इसमें प्ले करता है, और आपका प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो मेन रोल होता है आपका फुलफिलमेंट के लिए कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म की। ये आपको ध्यान रखना है। जो हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे ह्यूमंस हो गए, जो ऑटोट्रोपिक्स होते हैं, जो वो खाना बनाते हैं, उनके ऊपर जो डिपेंड होते हैं, उनका जो फल, उनके जो फूड होता है उसको हम खाते हैं, तो हम होते हैं हेटरोट्रोपिक। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। The Sun Temple of Odisha was built in the 12th century AD by which of the following emperor? तो किसके द्वारा सन टेम्पल जो उड़ीसा में लोकेटेड है, कोणार्क सन टेम्पल, उसको बनवाया गया था 12th सेंचुरी में? तो हमारा आंसर हो जाएगा नरसिम्हा देव फर्स्ट। नरसिम्हा देव फर्स्ट के द्वारा आपका बनवाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था कोणार्क सन टेम्पल को उड़ीसा में। अब यहाँ पे आपका जो फाउंडर्स हैं, इसके जो डेवलपर्स हैं, उनसे रिलेटेड बात करी गई है कि किसके द्वारा बनवाया गया है। तो अगर इससे रिलेटेड ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करी जाए, टेम्पल्स की बात करी जाए किस किस के द्वारा बनवाए गए, तो हम उनको एक बार देख लेते हैं आपका। तो सांची स्तूपा किसके द्वारा बनवाया गया? सांची स्तूपा आपका अशोक से रिलेटेड रहता है, इनके द्वारा बनवाया गया था। शोर टेम्पल किसके द्वारा बनवाया गया? नरसिम्हा सेकंड के द्वारा शोर टेम्पल, और कोणार्क सन टेम्पल नरसिम्हा फर्स्ट के द्वारा। विरूपक्षा टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया? तो चौलक्यास जो थे बदामी के, उनके द्वारा इसको बनवाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। महाबोधि टेम्पल बिहार में लोकेटेड है, गौतम बुद्ध से रिलेटेड रहेगा। पालास, तो पाल डायनेस्टी के जो रूलर थे, पालास जो थे, उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया था। बृहदेश्वरा टेम्पल जो आपका लोकेटेड है, ये राजा फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया है। जगन्नाथ टेम्पल जो आपका पुरी उड़ीसा में है, ये अनंत वर्मन के द्वारा डेवलप करवाया गया था। खजुराहो टेम्पल्स मध्य प्रदेश में चंदेलाल जो थे, जो चंदेला डायनेस्टी के रूलर थे, उनके द्वारा आपका डेवलप करवाया गया था। हजारा टेम्पल आपका कृष्ण देव राय के द्वारा डेवलप कराया गया था। मीनाक्षी टेम्पल आपका बनवाया गया है तिरुमला नायक के द्वारा। गोल गुंबज जो कि आपकी बीजापुर में लोकेटेड है, ये मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, बनवाया गया था। विजय स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया? तो राणा कुंभकर्ण के द्वारा इसको डेवलप कराया गया था। अगर आपसे नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करी जाए, बिहार में लोकेटेड है, कुमार गुप्त के द्वारा ये आपकी डेवलप कराई गई थी, बनवाई गई थी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसके द्वारा बनवाई गई? तो धर्मपाल जो पाल डायनेस्टी के रूलर हैं, उनके द्वारा आपका बनाया गया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को। दोनों ही आपकी बिहार स्टेट में लोकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ एंडोजेनिक फोर्स? तो इनमें से कौन सी एक एंडोजेनिक फोर्स नहीं है, आउटकम नहीं है एंडोजेनिक फोर्स का? तो लैंडस्लाइड्स एक एंडोजेनिक फोर्स होती है, आउटकम होता है, मतलब आउटकम हो जाता है, एक तरीके का आउटकम रहेगा एंडोजेनिक फोर्स का। वोल्केनिक इरप्शन जो होता है, ये भी एंडोजेनिक फोर्स जो होती है उसका ही एक आउटकम होता है। अर्थक्वेक जो होता है, ये भी आपका एंडोजेनिक जो फोर्स होती है उसका ही आउटकम होता है। लेकिन सी वेव्स जो होती हैं, सी वेव्स आपकी नहीं होती। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका सी में भूकंप आता है वो आपका एंडोजेनिक फोर्स का आउटकम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सी वेव्स की बात करी गई, तो सी वेव्स जो होती हैं ये आपकी आउटकम नहीं होती हैं एंडोजेनिक फोर्स की। तो सी वेव्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विस्कोस फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम? विस्कोस फाइबर को हम किस चीज से ऑब्टेन करते हैं? ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था आपका 13 अगस्त की जो शिफ्ट हुई थी 2021 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सेल्यूलोस। तो सेल्यूलोस से ऑब्टेन किया जाता है आपका विस्कोस फाइबर को, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। लिम्फ इज ए लाइट क्लियर फ्लूइड
मेड अप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स दैट अटैक हार्मफुल डैश इन द ब्लड। तो यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स की बात करी गई है और वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना या फिर किसी हार्मफुल अटैक से बचाने का काम होता है वाइट ब्लड सेल्स का। वाइट ब्लड सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, तो लिम्फ प्रेजेंट होती हैं जो कि लाइट क्लियर फ्लूइड की होती हैं। तो लिम्फ जो होता है उनका भी काम हो जाता है हमारी बॉडी को अटैक से बचाना। तो किस चीज से अटैक से बचाने में जो लिम्फ्स होती हैं ये काम करती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। जब हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया एंटर करता है तो उससे लड़ने के लिए जो आर्मी तैयार करी जाती है, लिम्फ्स जो होते हैं वो आपकी एक आर्मी की तरह काम करते हैं, वो अटैक करते हैं बैक्टीरिया पे उसको खत्म करने के लिए हमारे ब्लड में। ये आपको ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम डैश विद इंटर्नशिप। तो कौन सी क्लास से जो वोकेशनल एजुकेशन है वो स्टार्ट करी जाएगी इंटर्नशिप के रूप में, ये बताया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। तो आपका आंसर हो जाएगा क्लास 6। तो क्लास 6 से जो वोकेशनली एजुकेशन है उसको स्टार्ट किया जाएगा और उसके साथ आपको इंटर्नशिप जो है वो भी आपकी स्टार्ट करा दी जाएगी 6th क्लास से ही। ये आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मुताबिक किया जाएगा। Which Indian film has been named as the official एंट्री फ्रॉम इंडिया फॉर दी ऑस्कर 2022। तो ऑस्कर 2022 के लिए आपकी ऑफिशियल इंडिया की एंट्री कौन सी थी, इंडिया ने कौन सी फिल्म को भेजा था, नॉमिनेट किया था, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कुजंगल। कुजंगल एक ऑफिशियल एंट्री है आपकी इंडिया की तरफ से ऑस्कर 2022 की, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चंस थे ये आपके बेसिक क्वेश्चंस थे, स्टैटिक के क्वेश्चंस थे, करंट अफेयर के क्वेश्चंस नहीं कवर किए गए हैं। करंट अफेयर की सेपरेट ई बुक्स मिल जाएंगी आपको चैनल पे, करंट अफेयर्स की आपको सेपरेट वीडियोस मिल जाएंगी चैनल पे, आप उनको फॉलो करते रहें क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन या किसी शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन भी आपको करंट अफेयर से मिल जाते हैं। तो आप करंट अफेयर्स को भी अच्छी तरीके से तैयार करें, आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। आपको प्ले लिस्ट मिल जाएंगी चैनल पे, सेपरेट मंथ वाइज भी मिल जाएंगी, अलग से वीडियोस भी मिल जाएंगी। करंट अफेयर पे काफी ज्यादा फोकस किया गया है चैनल पे, स्टैटिक पे भी फोकस किया जा रहा है, स्टैटिक के पोर्शंस भी आपको मिल रहे हैं, साइंस की वीडियोस भी आपको मिल रही है, हर तरीके से आपको तैयारी कराने की कोशिश करी जा रही है। तो आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, ई बुक्स को बाय करें, आपको मदद मिलेगी आपके एग्जाम्स में। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इसी तरीके की वीडियोस आपको चैनल पे मिलती रहेंगी। अगर आपको इसी तरीके की और वीडियोस चाहिए चैनल पे तो आप हमको कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं। इसके बाद एक क्विज का क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड कराया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। तो हमारा क्विज का क्वेश्चन है आपका, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन हैज बीन मेड अंडर विच आर्टिकल। तो फाइनेंस कमीशन की जो अपॉइंटमेंट है वो कौन से आर्टिकल में आती है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 आर्टिकल्स हैं, इनमें से कौन सा आर्टिकल आपका फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में काफी बार देखने को मिलता है। अगर आपने अभी तक ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो हमारी 5 से 6 ई बुक्स हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप ई बुक्स को बाय कर सकते हैं, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।